हेलो फ्रेंड्स। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है आंतड़ी की। बहुत सारे लोग इससे परेशान हैं। अगर इंडिया की अगर हम बात करें तो 15% पॉपुलेशन इंडिया की इस बीमारी से परेशान है। और अगर अर्बन लाइफ में एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट बीमारी है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो स्ट्रेस की वजह से परेशान हैं। बहुत सारे लोग जो डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी रिलेटेड इशू हो जाते हैं। तो ये हमने पेप्टिक अल्सर में भी देखा, यानी कि जो आंतड़ी की जो अल्सर हो जाते हैं उसमें भी एक स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो वही अगर हम कारण इस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी वो देखने को मिलता है। तो सिम्टम की अगर हम बात करें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में, तो सबसे इम्पोर्टेंट है कॉन्स्टिपेशन हो जाता है पेशेंट को, यानी कि वो कब्जियत हो जाती है बहुत बार। कई पेशेंट में डायरिया हो जाता है, दस्त हो जाता है। दिन भर ऐसा लगता है कि पेट में फुला हुआ लग रहा है, ब्लोटिंग हो रही है, क्रैम्प्स आते हैं, पेट में दर्द होता है। और स्टूल सॉफ्ट होने के बावजूद पेशेंट को ऐसा कंटिन्यू महसूस होता है कि पेट साफ नहीं हो रहा है। बहुत बार पेशेंट सुबह 3-4 बार लैट्रिन को जाते हैं, फिर से दोपहर में ऐसा लगता है कि अर जाता है, फिर जाते हैं। स्टूल सॉफ्ट है लेकिन वो पूरा ऐसा लगता है उनको कोई वो पास नहीं हो रहा है। जनरली कॉन्स्टिपेशन में हम देखते हैं कि अगर किसी पेशेंट का अगर कॉन्स्टिपेशन है तो जनरली स्टूल्स वहाँ पे हार्ड रहती है। तो इन पेशेंट में उसके बावजूद वो स्टूल सॉफ्ट होने के बावजूद वो पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। तो हमने अगर कारण की अगर बात की जाए इरिटेबल बाउल सिंड्रोम की, तो वहाँ पे अभी तक ऐसा फिक्स कारण मेडिकल साइंस को मालूम नहीं चल पा रहा है कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम किसी पर्टिकुलर पेशेंट में क्यों होता है। तो हमने देखा कि एंजाइटी है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, तो इस वजह से ये भी बीमारी हो सकती है। कई पेशेंट में ऐसा देखा जाता है कि वो बहुत सालों से डिप्रेशन में है, स्ट्रेस में है, तो उन लोगों में जनरली गैस्ट्रिक प्रॉब्लम यानी कि जो पेट की जो समस्या है होती है वो ज़्यादातर देखने को मिलती है। क्योंकि वहाँ पे अगर स्ट्रेस हम लेते हैं तो वहाँ पे हमारे जो नसों में टेंशन बढ़ जाता है। उस टेंशन की वजह से जो सप्लाई करने वाली हमारे जो आंतड़ियों को सप्लाई करने वाली जो नर्व्स होती है वहाँ पे इरिटेशन हो जाता है। उसकी वजह से जो मूवमेंट होती है हमारे बॉवेल की, क्योंकि हमारा जो इंटेस्टाइन होता है, आंतड़ा होता है, वो एक पाइप की तरह है, ट्यूब की तरह है। और वहाँ पे हम जो खाते हैं वो पास होने के लिए कुछ मूवमेंट्स वहाँ पे होते रहते हैं। अगर उस मूवमेंट को अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, किसी वजह से वो फास्ट होने लगती है, तो उसको हम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम इरिटेबल बाउल सिंड्रोम बोलते हैं। कई पेशेंट में ऐसा देखा जाता है कि जो बाउल मूवमेंट होती है वो बहुत स्लगिश हो जाती है, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्जियत हो जाती है। और कई पेशेंट में वो बहुत ज़्यादा फास्ट होने लगती है, इसकी वजह से डायरिया होता है। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में दोनों भी चीज़ें हो सकती है, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। और उसके ट्रीटमेंट की अगर हम बात कर जाए कि कौन सी ट्रीटमेंट हम उसको ले, क्योंकि देखिए ट्रीटमेंट इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, ये सिम्टम जो है उसके हिसाब से हमें देखना पड़ता है, क्योंकि इसके लिए कुछ इन्वेस्टिगेशन वगैरह कुछ नहीं है। क्योंकि ऐसा कुछ ब्लड में हम देखें, बाकी के अगर टाइफाइड है तो हम उसको देखते हैं ब्लड में, वहाँ पे अगर कुछ पैरासाइट वगैरह मिलता है कि कुछ बैक्टीरिया वगैरह ब्लड में मिलता है। लेकिन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि वो यूएसजी सोनोग्राफी पे भी वो पे हम मालूम नहीं चल पाता। तो उसको क्लिनिकली हम उसको देखते हैं कि पेशेंट में कौन से सिम्टम हैं, क्योंकि ऐसे ही सिम्टम बाकी के और डिजीज में भी देखने को मिलते हैं। जैसे इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज हो गया, अगर किसी पेशेंट में अगर इन्फेक्शन हो गया हो आंतड़ी का, तो उस पेशेंट में भी ऐसे सिम्टम देखने को मिलते हैं। कई पेशेंट में फूड एलर्जीज होती है, उन पेशेंट में भी ऐसे सिम्टम, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं। तो ये जो डायग्नोसिस होता है ये पूरी तरह क्लिनिकल डायग्नोसिस हम उसको बोलते हैं। तो हमें और जो कारण है उसके साथ कंपेयर करना पड़ता है कि उन पेशेंट में कौन से कारण और बाकी के बीमारी के है और कौन से कारण नहीं। उसके लिए वहाँ पे हम उसको सिम्टम के आधार पे उनको डायग्नोस करते हैं। ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो कोई मॉडर्न मेडिसिन में यानी कि एलोपैथी में कोई ऐसे फिक्स उसको ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। लेकिन होम्योपैथी में बहुत सारे ऐसे मेडिसिन हैं जो कि इस बीमारियों की जड़ तक जाके उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि ये पूरी
जो डिजीज है इसको होलिस्टिकली रिमूव करना ही बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो पेशेंट का जो स्वास्थ्य है, मेंटल स्वास्थ्य है, उसके साथ उसकी फिजिकल जो हमने देखा एक ये इसको साइकोसोमेटिक डिसीज बोलते हैं, यानी कि कुछ जड़ उसका जो हमारे मन से जुड़ा हुआ है और उसका मैनिफेस्टेशन है, उसका जो प्रभाव है शरीर के किसी अंग पर दिख रहा है। तो ऐसी बीमारियों के लिए जैसे जैसे सोरियासिस हो गया, पेप्टिक अल्सरेशन हो गया, ऐसी बीमारी के लिए होम्योपैथी बेस्ट सॉल्यूशन है। और बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं कि जिन लोगों में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम था पहले और होम्योपैथी लेने के बाद वो कंप्लीटली फ्री हो गए डिसीज से, क्योंकि बाकी के और पे बहुत ज़्यादातर, क्योंकि ये बीमारी है ये बहुत सालों साल चलने वाली बीमारी है। अगर प्रॉपरली अगर हम वहाँ पे अगर पेशेंट को पूरा हिस्ट्री अगर हम पूरा अच्छे तरीके से लेते हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली पेशेंट को बहुत अच्छे से आराम मिल जाता है। कई पेशेंट में ऐसा देखा जाता है कि कुछ फूड एलर्जन की वजह से ये बीमारी बढ़ सकती है। जैसे जनरली हमें ग्लूटेन फ्री डाइट पेशेंट को एडवाइस करते हैं, जिसको फॉडमैट डाइट ऐसा बोला जाता है, जिसमें कि कुछ प्रोटीन्स या कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे होते हैं पेशेंट को, वो उनकी वजह से पेशेंट एग्रेवेट कर जाते हैं, यानी कि बढ़ने लगते हैं। तो वो जनरली हम गेहूं का आटा के जो रोटियां होती है वो पेशेंट को बंद करने के लिए बोलते हैं, और जो दाल के जो पदार्थ होते हैं वो भी पेशेंट को बंद करे तो वो सिम्टम में आपको काफी सुधार देखने को मिल सकता है। और डाइट उसके साथ लाइफस्टाइल उसके साथ होम्योपैथी एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम के लिए है। तो आप डेफिनेटली इसका फायदा उठाइए। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू, सो थैंक यू सो मच।